Hello everyone, my throat is still not in a very perfect state, but I'll still try to record all these lectures. I have few goals today and to record and all. I think I'll mark a tick on all of them on my to-do list. Okay, let's start with chapter breathing and exchange of gases. Breathing means intake of oxygen and exhalation of CO2 from body made by cells and taking the oxygen from atmosphere into inside. दिस इज ब्रीदिंग. इसमें गैसेस का एक्सचेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फिर लंग्स में आता है ऑक्सीजन, वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, फिर उसके बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, फिर टिश्यूज़ में गैसियस एक्सचेंज होता है. तो ये चैप्टर का नाम इसलिए क्यों है ये आपको आधे घंटे में समझ आ जाएगा. सबसे पहले है इसमें ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज बाय, अब देखो जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फिर हमारे पास फैट्स थे, हमने इनको इंजेस्ट करा, हमारी बॉडी इनको अंदर लेके गई, इन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा, फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ा. अब ये थे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इनको हमने यहाँ पे बना दिया सिंपल मॉलिक्यूल. अब इन सिंपल मॉलिक्यूल को हमारे टिश्यूज़ या सेल्स में तोड़ा जाता है ताकि इनसे एनर्जी निकल जा सके एक कैटाबॉलिक रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है. फिर हम इस एनर्जी को यूज़ करें बॉडी के अलग अलग काम करने के लिए. ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली सप्लाई होता रहना चाहिए ताकि एनर्जी मिलती रहे. और इस प्रोसेस में CO2 बाहर निकलती है जो कि हमारी बॉडी के लिए थोड़ी सी हार्मफुल होती है, इसलिए इसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है. तो कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीजन का यूज़ करके हम सिंपल में नहीं, कॉम्प्लेक्स को हम इंजेस्ट करके सिंपल बनाते हैं, फिर सिंपल में हम ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं जिससे CO2 निकलती है जो कि हार्मफुल होती है. ऑक्सीजन की कॉन्टीन्यूस सप्लाई होनी चाहिए सेल्स को. ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलता है, CO2 जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. यही लिखा है इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ. उसके बाद पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में. मैं इसको कोशिश करूँगी कि आधे घंटे में ये पूरा मैं कवर कर दूँ. अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में. तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स किस में कैसे होंगे, ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, उनकी हैबिटेट कैसी है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे है. हैबिटेट में दो चीज़ें हैं, अगर पानी में रह रहे हैं तो गिल्स होंगे और अगर लैंड पे रह रहे हैं तो लंग्स होंगे. बस यही दिमाग में रखना है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले पॉरीफेरा से लेकर, पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस, फिर सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसको फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं, और एस्की हेल्मिन्थीज. इन सब में क्या है, सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से, सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से एस्की हेल्मिन्थीज तक. एस्की हेल्मिन्थीज के बाद आते हैं एनालिडा. एनालिडा में आ गया आपका अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म में रहती है मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट क्यूटिकल. अर्थवॉर्म में ये हो गया एनालिडा. एनालिडा के बाद आ गया आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में अब मोस्टली तो आर्थ्रोपोडा में बहुत सारी चीज़ें जैसे बुक गिल्स, बुक लंग्स, गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम, लंग्स, ये सब आ जाता है आर्थ्रोपोडा में. बट वेरी स्पेसिफिकली हमें पता है कि जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क होते हैं इनमें आ जाता है हमारा गिल्स, और फिशेस में भी गिल्स होता है. ठीक है, तो ये हो गए गिल्स वाले. इसके अलावा हमें ये भी पता है कि जो आर्थ्रोपोड में क्या कहते हैं, बुक गिल्स इन सबको छोड़ो, आर्थ्रोपोड मोस्टली जो है वो इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब होती है, ट्रैकियल सिस्टम होता है जिससे कि जो एयर है वो उनकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है. ठीक है, तो एक हो गया ट्रैकियल, एक हो गया गिल्स, और ये तो है ही है ना, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड ये सब में. उसके बाद क्या कहते हैं, लंग्स. टेरेस्ट्रियल में जो भी रहते हैं उनमें लंग्स आ गए, जैसे एव्स हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए सॉरी. उसके बाद जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस में अगर हम फ्रॉग की एग्जांपल लें तो इसमें क्या क्या है, इसमें क्यूटिकल मतलब मॉइस्ट जो स्किन है उससे भी है, जिसे क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन कहते हैं. बकल कैविटी है, उसको बैकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं. फिर लंग्स भी हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फिर गिल्स भी हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. तो ये सब है इसमें. और जो डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन होती है उसको डिफ्यूजन रेस्पिरेशन कहते हैं. ट्रैकिया से ट्रैकियल, लंग से गिल से ब्रैंकियल, और स्किन से क्यूटिनेशियस, और लंग से पल्मोनरी. तो ये सब जो भी है इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैं सब ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हो चुका. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. ह्यूमन रेस्पिरेटरी. इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये बोला है आपके दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं जो कि नेज़ल पैसेज के थ्रू नेज़ल चैम्बर में खुलते हैं. ये नेज़ल चैम्बर जाके खुलता है कॉमन पैसेज में जिसको फेरिंग्स कहते हैं. ये कॉमन पैसेज है फूड का भी, एयर का भी. यहाँ से एयर आ रही है, ये बकल कैविटी होगी आपकी, यहाँ से एयर आ रही है, यहाँ से फूड आ रहा है, तो दिस इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. ये आगे
थ्रू लैरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रैकिया, लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में खुलता है। ये है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस हम कहते हैं ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप या ट्रैकिया। ग्लॉटिस के ऊपर एक थिन कार्टिलेजिनस इलास्टिक फ्लैप होता, इलास्टिक कार्टिलेज का एक थिन फ्लैप होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये कवर करता है ग्लॉटिस को जब भी हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं, स्वॉलोइंग के टाइम पे, ताकि वो चीज़ ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए, खाना ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए। फिर लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स कुछ नहीं है, साउंड बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया में हाफ इनकम्प्लीट सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो कि, और ट्रैकिया में, और ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई, प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एट मिड थोरासिक कैविटी T5 वर्टिब्रा। ठीक है, और यहाँ पे ये बाइफरकेट करता है और ये चलती रहती है, ये और बाइफरकेट करता है आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई में, इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल तक ये कार्टिलेजिनस की रिंग्स चलती हैं। फिर उसके बाद जो आगे टर्मिनल ब्रोंकियोल आता है उसमें ये कार्टिलेजिनस की रिंग्स नहीं होती, बट वैसे वो भी कंडक्टिंग पार्ट में ही आता है। तो इसमें एनसीईआरटी में देखते हैं कुछ छूट तो नहीं गया। मिड थोरासिक, फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रा, ये ईच ब्रोंकाई अंडरगोज सेकेंडरी, ये वो टर्मिनल, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस की रिंग्स होती हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई गिव राइज टू थिन इरेगुलर। हाँ, अब जब हम इनिशियल ब्रोंकियोल तक हमारे पास इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस की रिंग्स हैं। फिर आगे टर्शियल ब्रोंकियोल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। टर्शियल ब्रोंकियोल के बाद आगे एक स्पेशलाइज वैस्कुलराइज बैग मिलेगा आपको। इससे पहले आपको मिलेगा एल्वियोलर डक्ट और फिर मिलेगी आपको एल्वोलाई, एक स्पेशलाइज वैस्कुलराइज्ड बैग। ओके, so let's study what is written over here. Each terminal bronchi give rise to number of very thin irregular walled vascularized structure called alveoli. थिन पतली है, इरेगुलर दीवार है क्योंकि इस पे स्क्वायमस एपिथेलियम की बनी है, वो इरेगुलर होता है, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं उसको। तो इरेगुलर वॉल एल्वोलाई की, और ये ब्रांचिंग जो है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वोलाई, ये पूरी की पूरी लंग्स बनाती हैं। हमारे पास लंग्स जो है वो डबल लेयर से कवर होती है, प्लूरा, डबल लेयर्ड प्लूरा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि इन दोनों के बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में होती है, थोरासिक कैविटी के कांटेक्ट में होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के कांटेक्ट में होती है। ये एक बार डायग्राम पर समझ लेते हैं। ये हो गया आपका थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनल का एपिग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस, ये लैरिंग्स, ये विंड पाइप, देखो ये चल रहा है यहाँ तक। ये है इनिशियल ब्रोंकियोल, फिर आगे ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, इसमें ये आपके एल्वोलाई, यहाँ पे एल्वोलाई डक्ट होंगे, ये एल्वोलाई की इरेगुलर वॉल, ये वैस्कुलराइज स्पेशल बैग्स। ओके, और ये एल्वोलाई हो गया। ये आपका बाहर वाली साइड ये हो गई आउटर प्लूरा जो कि आपके थोरासिक कैविटी के साथ लिंक्ड है, और ये इनर प्लूरा जो कि लंग्स के साथ है। बीच में आ गया आपका प्लूरल फ्लूइड जो कि एब्सीजन नहीं करता। एब्सीजन मतलब शॉक को एब्जॉर्ब करता है, इन्फेक्शन नहीं होने देता, नहीं शॉक को प्रेजेंट करता है, फ्रिक्शन को रोकता है। ये जो पहले है ये ब्रोंकाई है, और जो बाद में है ये ब्रोंकियोल है। ये रिब्स के कटे हुए पार्ट है क्योंकि हम इसको लिटरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपके लंग्स हैं, ये आपका डायफ्राम है। ये जो एरिया होता है लंग्स के बीच में जहाँ पे हार्ट रखा जाता है, इस एरिया को कहते हैं कार्डियक नॉच। और इनर, हाँ, अंदर वाली जो ऑर्गन के साथ टच में होती है उसे विसरल कहते हैं, जो बाहर वाली है उसे पेराइटल। तो ये है विसरल प्लूरा, ये है पेराइटल प्लूरा, और इसमें कुछ भी नहीं है बाकी। तो ये लेफ्ट लंग का सेक्शनल व्यू है। राइट लंग थोड़ी सी क्या कहते हैं ऊपर होती है क्योंकि यहाँ लिवर होता है इस तरह से। लेफ्ट लंग थोड़ी सी नीचे होती है। यहाँ पे एक डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। हाँ, ये इसके काम है। इसमें स्यूडोस्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी होता है। यहाँ से देखते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आएगा फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल। यहाँ तक आपके ट्रैकिया से लेके यहाँ तक हो गए कार्टिलेजिनस शी शेप रिंग्स।
ये इसका फंक्शन होता है कोलैप्स नहीं होने देना। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल आएगा आगे। टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जो एरिया है वो कंडक्टिंग पार्ट है नॉस्ट्रल से लेकर। फिर उसके बाद आएगा ये आगे नहीं है इंपॉर्टेंट। फिर आगे एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई, ये आगे आपका रेस्पिरेटरी पार्ट। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं ये क्या करता है जो आपका कंडक्टिंग पार्ट होता है, इसके 5 काम होते हैं। पहला, एयर को फॉरेन पार्टिकल से बचाना, पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करना, सारे के सारे फॉरेन पार्टिकल्स आपके नॉस्ट्रल्स में रह जाएं। एयर को ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है, और एयर को बॉडी के टेम्परेचर पे लेके आना, और डेड स्पेस वॉल्यूम को मेंटेन करना। ये तो चलो नहीं है एनसीईआरटी में। एनाटॉमिकली डेड स्पेस होती है, एक एनाटॉमिकली डेड स्पेस भी, और इसमें होते हैं सूडोस्टैटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो वो भी हेल्प करते हैं। एल्वुलाई में डक्स वर्क स्क्वेयरस एपिथेलियम होता है। एल्वुलाई इज एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन, ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगले पेज पे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और जो याद रखने वाली वो ये है कि प्लूरा जो है, एक प्लूरा है हमारी थोरासिक कैविटी से कांटेक्ट में, दूसरी जो हमारी प्लूरा है वो है कांटेक्ट में लंग से। कोई भी प्लूरा ऐसी नहीं है जो ट्रैकिया से कांटेक्ट में है, तो डू कीप दिस इन योर माइंड एज वेल। ओके, नाउ लेट्स स्टडी दिस। तो इसमें यही है प्लूरा किसके साथ है क्या नहीं है। इनर प्लूरा लंग से, आउटर प्लूरा थोरासिक लाइनिंग से। वो पार्ट जो नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट है वो कंडक्टिंग पार्ट है। और एल्वुलाई और उसके डक्ट, एल्वुलाई और जो एल्वुलर डक्ट है ये है आपका रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट के अब कुछ काम होते हैं, जिसमें एक काम है एयर को क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल से, पहला काम। मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ। एयर को क्लियर करना फॉरेन पार्टिकल से, पहला काम। एयर को ह्यूमिडिफाई करना, दूसरा काम। एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाना, चौथा काम। और पांचवा काम, पांचवा पता नहीं क्या है यार, 3 ही काम याद है मुझे तो, हाँ, ट्रांसपोर्ट करना। तो पहला, एयर को एटमॉस्फेयर से लेकर एल्वुलाई तक ट्रांसपोर्ट करना, उसे सारे फॉरेन पार्टिकल से क्लियर करना, उसे ह्यूमिडिफाई करना, और उसमें क्या कहते हैं अपना बॉडी का ये, और ये प्रॉपर लेके उसको उस टेम्परेचर तक लेके आना, ठीक है। तो यही हो गया अब इसका काम। I was just doing some modification, sorry for the time taken. Okay, exchange part is actual site of this and this, blood and atmospheric air and all that. Lungs are situated in thoracic chamber. lungs कहाँ पे हैं? lungs होते हैं आपके thoracic chamber में। अरे यार ये देखो, ये है आपका thoracic chamber। sorry यार, I think I did some really shitty modifications. okay, सो ये आपके लंग्स हैं। ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके लंग्स है, ये आपकी स्टर्नम, ये आपका बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ये सब ये आपके थोरासिक चैम्बर में प्रेजेंटेड है। वेयर आर दे प्रेजेंट? इन थोरासिक चैम्बर। ओके, या दिस इज बेटर नाउ। सो दिस डोम शेप, हाँ, ये हो गया आपके पूरे के पूरे फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन? पहला फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा फंक्शन ह्यूमिडिफाई करना, तीसरा फंक्शन उसे फॉरेन पार्टिकल से बचाना, और चौथा फंक्शन उसे टेम्परेचर तक लेके आना बॉडी के। फिर लंग्स कहाँ पे होते हैं? थोरासिक चैम्बर में होते हैं। एनाटॉमिकली लंग्स कैसे हैं? एयर टाइट से एक चैम्बर में है। थोरासिक चैम्बर कैसा है? डॉर्सली, मतलब पीछे से वेंट्रल कॉलम है, नीचे से डायफ्राम है, आगे से स्टर्नम है, लेटरली उस पर रिब्स है। तो वो चारों तरफ से प्रॉपरली बंद है। देखो कैसे, dorsally by ventral column, ventrally by sternum, laterally by ribs and on lower side dome shaped diaphragm। सब तरफ, नीचे से डायफ्राम, यहाँ से sternum, यहाँ से ribs, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम तो है ही है, ठीक है। उसके बाद एनाटॉमिकल सेटअप जो है वो लंग्स का थोरैक्स में इस तरह है कि थोरैसिक कैविटी में कोई भी हल्का सा भी चेंज हुआ ना, तो वो चेंज सीधा सीधा हमें पल्मोनरी में देखने को मिलेगा, पल्मोनरी कैविटी में। ऐसे अरेंजमेंट को जिसे हम डायरेक्टली, अरेंजमेंट ऐसा जिसे हम ब्रीदिंग को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इनडायरेक्टली, हम सिर्फ थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं, हम पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, वो इनडायरेक्टली उसके साथ होता है। जैसे एम्स PYQ, वी कैन नॉट डायरेक्ट, कैन वी डायरेक्टली अल्टर पल्मोनरी वॉल्यूम? नो, वी कैन नॉट। अब रेस्पिरेशन के 5 स्टेप्स हैं, फटाफट इन्हें पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? पहले एटमॉस्फेयर से हमने O2 ली और CO2 वापस छोड़ी, फिर इस O2 को हम लेके गए एल्वोलाई पे, एल्वोलाई पे हमने इसको एक्सचेंज कराया, ब्लड में भेजा ऑक्सीजन, जो गंदा ब्लड हमारे पास CO2 लेके आया था वो हम वापस लेके आए और हमने यहाँ से इसको बाहर भेज दिया। अब ये जो ब्लड में O2 आया, ये ब्लड में O2 आया कहाँ से? ब्लड क्या कह रहे हैं, ये जो ब्लड में O2 गया, पहले क्या, ये यहाँ से लिया
एटमॉस्फेयर से हमने O2 लिया, इस O2 को हमने भेजा लंग्स में, एल्वोलाई में, यहाँ से ये ब्लड से गया टिश्यू में, टिश्यू से इस O2 ने निकाला CO2, ये CO2 वापस आया हमारे लंग्स पे और यहाँ से ये चला गया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला काम क्या है, ब्रीदिंग, एटमॉस्फेरिक एयर बाहर, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर, पहला स्टेप। दूसरा, एल्वुलर मेम्ब्रेन पे इनका डिफ्यूजन, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। तीसरा, अब इसको ब्लड और टिश्यू के बीच में घुमाने का प्रोसीजर। चौथा, यहाँ पे भी इसका एक्सचेंज, जो ऑक्सीजन ब्लड लेके आया इसको टिश्यू में डालना, और टिश्यू में जो CO2 इसको तो वापस ब्लड में डालना। और लास्ट में सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो ऑक्सीजन हम लेके आए हैं इसे कैटाबॉलिक काम कराकर ये जो हमने सिंपल मॉलिक्यूल्स पहले बना रखे थे उसे तोड़ने का काम। तो ये भी हो गए। अब मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? ब्रीदिंग में 2 स्टेजेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक वाली एयर अंदर ली जाती है, एक्सपीरेशन में वो बाहर फेंकी जाती है। ये जो मूवमेंट है अंदर बाहर जाने की, ये होती है ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, एंड एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है वो अंदर आ जाती है, बॉडी में आ जाती है, कम्स इन बॉडी, और बॉडी में जो CO2 का प्रेशर है वो हाई है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो ये बाहर चली जाती है CO2। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, इंट्रा पल्मोनरी ये सब जो भी है। सिमिलरली एक्सपिरेशन में पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेयर में कम होता है। तो डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम के पास एक तो डायफ्राम हमारा इन्वॉल्व होता है, दूसरे हमारे इंटरकोस्टल मसल, 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग करते हैं उसमें एक तो हमारा डायफ्राम पहले ऐसा डोम शेप का होता है, ये ऐसा होता है ना, ऐसा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट डायफ्राम, ये देखो ऐसा है, ये डायफ्राम है। अब मैं इसको खींचूंगी तो ये यहाँ से भी खींचेगा, यहाँ से भी खींचेगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये इतनी जगह जो हमें मिली ये हो गई। और रिब्स जो हैं ये अभी यहाँ है तो रिब्स यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल इनको खींच के पीछे ले जाएगा, तो ये भी हमारे पास और ज़्यादा हो गई। तो वॉल्यूम बढ़ जाती है, इंस्पिरेशन में प्रेशर कम हो जाता है, जब भी प्रेशर कम होगा, प्रेशर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। अब जो हमने यहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था डायफ्राम को, हम इसको छोड़ देंगे, वापस ऐसा बना देंगे, वॉल्यूम यहाँ से भी कम, रिब्स भी जो यहाँ पे थी वापस अंदर चली जाएंगी, यहाँ पे, यहाँ से भी वॉल्यूम कम, तो वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा। अब CO2 का प्रेशर बॉडी में ज़्यादा होता है, बाहर कम होता है, तो CO2 बॉडी से बाहर। यही लिख रखा है इस पूरे में, और कुछ भी नहीं है इस पूरे में। ठीक है, यहाँ तक इन्होंने बस बोला है कि जो थोरासिक चैम्बर है वो डॉर्सो वेंट्रल लेवल पे जो है वो चेंज होता है, और डायफ्राम जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस पे चेंज होता है, बस, और कुछ नहीं है। और हाँ, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ती है, ये एयर को बाहर से, हाँ, इंटरकोस्टल मसल और ये सब। उसके बाद हम और भी ज़्यादा कर सकते हैं फोर्सफुल, लेकिन फोर्सफुल के लिए हमें एडिशनल मसल पेट की यूज़ होती है, उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल का यूज़ किया जाता है। एक इंसान 12 से 16 बार 1 मिनट में एक्सलेशन या इंस्पिरेशन कर सकता है। और ये जो ब्रीदिंग मूवमेंट एस्पिरेट की जाती है ये स्पायरोमीटर के थ्रू की जाती है, इसमें क्लिनिकल असेसमेंट लगती है पल्मोनरी फंक्शंस की। ओके सो देन इसके बाद इसमें हम ये थोड़ी सी डायग्राम पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे जैसे एयर लंग्स के अंदर आ रही है, ये जो हमारी ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं बीच में, ये इंटरकोस्टल मसल देखो रिब्स और स्टर्नम को बाहर लेके जा रही हैं, रिब के जो ये हमारी बाहर की तरफ जा रहा है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे खींचा हुआ था तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से भी वॉल्यूम बढ़ेगी, यहाँ से भी इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, थोरैक्स की प्रेशर कम हो जाएगा। दिस इज मिड थोरैसिक कैविटी। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो वापस से ये वापस आ रहा है, एयर बाहर एक्सपेल हो रही है, बस। ठीक है, यही है एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन का एनाटॉमिकली। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस भी होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से ये पढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़। मैं फटाफट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ ख़त्म करने से पहले एक बार जो लेक्चर के नोट्स है वो भी देखना चाहती हूँ। इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें पहले लेक्चर में तो कुछ खास नहीं है, दूसरे लेक्चर में आते हैं। इसमें एल्वोलाई के बारे में ये लिख रखा है, मेन डिफ्यूजन साइट है, सबको पता है यहीं पे एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन है। हाईली वैस्कुलर थिन वॉल्ड, हाँ, स्क्वायर में से एपिथेलियम में तो पतली होगी, वैस्कुलराइज क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड वेसल है। दोनों लंग्स में, हाँ, ये दोनों लंग्स में टोटल 300 मिलियन एल्वोलाई हैं इन टोटल, 150 इसमें शायद 150 उसमें। सिंपल स्क्वायरमस एपिथेलियम देखो, ये देखो सिंपल स्क्वायरमस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन का कोई सेल नहीं होता, इट इज़ नॉन सेलुलर। फिर ये आ गया अपना ब्लड वेसल, जिसमें वापस से क्या है, वही सिंपल स्क्वायरमस का एपिथेलियम, ये पल्मोनरी कैपिलरी है वैसे। डिफ्यूजन बाउंड्री क्या है, स्क्वायरमस नॉन सेलुलर, और ये डिफ्यूजन हो गया यहाँ पे। ब्रीदिंग में कंडक्टिंग एक्सटर्नल से लेके टर्मिनल, और फिर ये आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वेलर डक्ट और एल्वोलाई तक।
एक्सचेंज का पार्ट। फंक्शन कंडक्शन, ब्रिंग एयर, ह्यूमिडिफाई, ट्रैप करना एयर, मतलब एयर को क्लियर करना, वही। रिंग्स 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 स्टिल इनिशियल, एंड देन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, एल्वेओलर डक्ट एंड एल्वोलाई। पैराइटल प्लूरा बाहर वाली, विसरल प्लूरा अंदर वाली, बीच में अपना प्लूरल फ्लूइड कहाँ गया, बीच में प्लूरल फ्लूइड जो कि फ्रिक्शन को कम करता है। राइट लंग थोड़ा सा ऊपर होती है लीवर की वजह से, लेफ्ट लंग थोड़ा सा नीचे होती है। डायफ्राम वो स्पेस जहाँ दिल को रखा जाता है, कार्डियक नॉच, लेफ्ट लंग, राइट लंग। और हाँ, पैराइटल प्लूरा थोरासिक लाइनिंग में, विसरल प्लूरा लंग्स की तरफ, थोरासिक चैम्बर में। थोरासिक चैम्बर में पीछे वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स एंड ये मतलब नीचे, बिल्कुल नीचे ये डायफ्राम में जो मसल्स होती हैं उसका नाम फ्रेनिक मसल होता है। डोम शेप होता है, ये रिब्स है। कोई भी चेंज थोरासिक कैविटी में डायरेक्टली जो है वो पल्मोनरी में चेंज होता है। पल्मोनरी का हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते। एयर टाइट चैम्बर है। डॉर्सल क्या है क्या नहीं वो सब लिख रखा है। फिर वही एनसीईआरटी का पेज, वही डायग्राम वो कर लिया। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है, डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमेन। ये एक रिब, ये दूसरे रिब, अब इन रिब के बीच में ये हैं आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और ये हैं आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो जब हमें नॉर्मली कुछ भी करना होता है तो आई थिंक हम आउटर वाले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या है ब्रीदिंग के पीछे, हवा हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर तक जाती है। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। नॉर्मल इन्हेलेशन करने के लिए प्रेशर अंदर का बाहर का ज़्यादा होना चाहिए अंदर से, तो उसके लिए वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम थोरासिक की बढ़ेगी, एंटीरियर पोस्टीरियरली प्रेशर कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो भी कम होगा, एयर अंदर आ जाएगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिब्स को बाहर लेके जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, प्रेशर वो सेम। एनसीईआरटी में पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी कैटलिस्ट, how many pages are there in this? Very few, 10 pages only. Let's solve this 10 questions. पहली स्टेटमेंट क्या है, द लंग आर सिचुएटेड इन थोरासिक चैम्बर, सही। द थोरासिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय वेंट्र, सही है। वेंट्रली ठीक है, लेटरली बाय रिब्स ठीक है। पर एक और है ना इसमें, बिलो डायफ्राम नहीं बता रखा। During swelling, a flow glottis can be covered by thin muscular, नहीं बेटा, cartilaginous flap epiglottis. The branching of network bronchi of bronchiole alveoli comprises, नहीं यार, लंग्स में तो नहीं हाँ होते तो हैं यार ऐसे। ब्रोंकियोल और एल्वोलाई थोड़े होते हैं लंग्स में, और भी चीज़ें होती हैं। द ब्रांचिंग, एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है, द ब्रांचिंग ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंकियोल एल्वोलाई कंप्राइजेज ऑफ लंग्स। ओके, इन तीनों की ब्रांचिंग, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और लंग। इसमें ब्रोंकाई के बारे में नहीं लिख रखा, ओके इसलिए गलत है। दे आर इन एयर टाइट चैम्बर, ह्यूमन, हाँ ट्रू। द पार्ट स्टार्टिंग विद एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू टर्मिनल कंडक्टिंग, सही है। ट्रांसपोर्ट करता है, एक क्लियर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, ट्रू। फर्स्ट स्टेप हाँ ब्रीदिंग ही होता है, एक्सचेंज होता है बेसिकली, कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग, हाँ ठीक है। ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं। लंग्स आर कवर्ड, सही है। एल्वोलाई इरेगुलर वॉल्ड, हाँ ठीक है। वेस्कुलराइज बैक, ठीक है ठीक है। थिन भी। 2 लेक्चर ख़त्म हो गया, अब तीसरे लेक्चर पे आते हैं। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। एक बार अब इस पे जाते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में क्या क्या होता है। एडल्ट का होता है 12 से 16 बार 1 मिनट में हम रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वो वॉल्यूम जो इंसान अलग अलग कंडीशन में एक्सेल इनहेल करता है उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहते हैं। इसको मेजर करते हैं हम स्पायरोमीटर से। ये ग्राफ है, ये ग्राफ आ गया तो ये पूरे के पूरे लर्न हो जाएंगे। तो ये अभी देख लेते हैं 1 मिनट में।